हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। नाम है उसका सिटिंग अरेंजमेंट। ये सिटिंग अरेंजमेंट आप जान लो। सबसे पहले इसके बारे में 1-2 मिनट। ये सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम बात करें, ऐसा कोई रीजनिंग का ऐसा पेपर नहीं बनता होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता होगा रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से। हाँ, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। अगर आप रेलवे दो, दरोगा दो, या कोई भी आप ग्रुप डी कर दोगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आपके 2 से 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट तक जा सकता है। लेकिन जब यही क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट जब बैंक में पूछे जाते हैं तो बैंक में भी 2 बात होती है। एक तो होता है पीओ और एक होता है क्लर्क। जब क्लर्क में जाओगे तो भी लगेगा चलो ठीक है ये हो सकता है, लेकिन जब बैंक में जाओगे तो वो थोड़ा लेवल इतना ज्यादा रहता है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं किए हो और डायरेक्ट चले गए तो आप जानते हुए भी वहां पे टाइम इतना आपका लग जाएगा कि वो आप ये कर सकते थे कि अगर उस क्वेश्चन को अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो स्किप कर देने में ही फायदा था। लेकिन चलो कोई नहीं। तो अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो या फिर कैट लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप यूपीएससी का सीसेट का पेपर दोगे जिसमें कि क्वेश्चन आते हैं अगर सिटिंग अरेंजमेंट से, तो उसमें डिमांड होती है कि आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करो। और देखो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि आप लोग डायरेक्ट क्या करते हो, क्वेश्चन को बस स्टार्ट कर देते हो बनाना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक ही है कि अगर मैं कुछ ना भी बताऊं या डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना है, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं, इसलिए पहले कहा जाता था इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इसकी बारीकियों को अगर समझ जाओगे, एकदम छोटी छोटी बातों को अगर समझ जाओगे, तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट में आपसे कभी भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होने वाला। एकदम 100% आप श्योर रहोगे कि आपके जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, और सही भी होगा और आपके स्पीड भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हर एक छोटी छोटी बारीकियों को, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को सिटिंग अरेंजमेंट में जो यूज होते हैं उन सभी चीजों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के बीच आप इसको शेयर भी करो, जिससे कि जितने भी नीडी होंगे उनको हेल्प मिल जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो, जिससे कि ये टॉपिक, खासकर ये सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा टेंशन वाला यही टॉपिक है। ठीक है, और हर एक एग्जाम में भी आता है, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमें करना है। तो आज सीखेंगे। ठीक है, चलो ओके। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। देखो, मैंने जैसा कहा है कि आपको एकदम छोटी छोटी बात बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो में ये मत होना कि क्या क्वेश्चन नहीं करा रहा है। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको सीखने की जरूरत है। अगर एक बार सीख लिए टाइम देके तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आपको क्वेश्चन करते टाइम आपको बिल्कुल कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब चीजों को हम जरा देखते हैं। तो देखो, मैंने इसमें बता रखा है कि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो क्वेश्चन का लेवल होता है, वो 3 लेवल में हमने डिवाइड कर रखा है। स्टार्टिंग में ये लोड 1 ये बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। जो लोड 2 होगा ये आपका बैंक के क्लर्क में आ सकता है, ये बैंक के किस में आ सकता है? क्लर्क में आ सकता है, या फिर आप एसएससी में जा सकते हो, या फिर ये एसएससी में आ सकता है, या फिर ये रेलवे में आ सकता है। ठीक है, रेलवे में आ सकता है, या फिर आप दरोगा में जा सकते हो, एसएससी जीडी में आ सकते हो, फिर उसके बाद या दरोगा में आ सकते हो, दरोगा में, दरोगा, या फिर बीपीएससी का, कोई भी बीपीएससी का जो आप पीटी देते हो उसमें हो सकता है कि एक क्वेश्चन छोटा सा डाल दे। वैसे तो मैथ्स पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे बीपीएससी का पीटी दोगे तो 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी डाल देता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके मूड पे क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सीखना चाहिए अच्छे से, और ये हर एक एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने बताया कि जैसे हम लोग 3 लोड, अब जैसे लोड 3 की बात करो, यहां पे मैं आपको हर एक लोड कराऊंगा, 0 लेवल टू हाई लेवल। ये सोचो कि 0 लेवल आपका बेसिक है, और इसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां तक पहुंचेंगे? हाई लेवल। अब ये जो लोड 3 है, इसमें देखो, सबसे पहले तो जान लो कि पहले कैट पे पूरा होता था कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कैट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन अब कैट और एसबीआई पीओ, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। क्वेश्चन अगर आप कभी देखोगे तो आपको फील होगा कि कैट और एसबीआई पीओ का क्वेश्चन, या आईबीपीएस पीओ में भी कह लो कि ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और एक बात जान लो, जो
कॉन्सेप्ट आप लोड 1 में सीखोगे, सेम वही चीज लोड 2 में होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो आप लोड 1 को जो सीखोगे वही पूरा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस धीरे 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 जब करते रहोगे और धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तब जाके ये क्वेश्चन आपसे होगा। अब डायरेक्ट मैं ये क्वेश्चन अगर आपको कराने लगूं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कुछ नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि अपना टाइम भी बर्बाद करो और आपको कुछ समझ में भी ना आए, कोई यूज भी ना हो? ऐसा मैं भी नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बेहतर है कि यहां से स्टार्ट करो, और इसमें भी मैं आपको एकदम पहले आज बेसिक कराऊंगा। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको बताया कि एकदम छोटी छोटी बातें करेंगे, ठीक है। और छोटी छोटी बातें देखना, आपको बाद में चल के पता चलेगा कि अरे ये छोटी छोटी बातें ही पूरा जान है इसका सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। हाँ तो चलो आप थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। आप थोड़ा एक चीज और जान लो कि क्वेश्चन जो आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, ज्यादातर आप लोग देखे होंगे कि सर्कल बना के पूछता है, बिल्कुल सर्कल बना के पूछता है। लेकिन सर्कल में भी कैसे पूछता है क्वेश्चन, ये देखो। सर्कल में भी क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सेंटर होता है, एक सर्कल है, इसके अंदर सेंटर है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी पर्सन है ना, ये सेंटर की ओर देखते रहते हैं। मान लो ये सेंटर की ओर देख रहे हैं, एक टाइप ये हुआ सेंटर की ओर देख रहे हैं, सर्कल ही होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सेंटर है और सेंटर से उल्टा बाहर की ओर देख रहे हैं। कभी आपने मान लो डाइनिंग टेबल है, ठीक है, सपोज करो डाइनिंग टेबल में आप बैठे हुए, बीच में खाना रखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, सब जो भी बैठे हुए डाइनिंग टेबल के चेयर पे, सबका नजर कहां है, उस खाने पे। और खाना किस जगह पे है, सेंटर में रखा हुआ है। मान लो सेंटर में रखा हुआ है, इसका मतलब सबका फेस किधर है, खाने की ओर। तो ये हुआ कि एक सर्कल राउंड टेबल है जिस तरीके से, और उसमें हम सबको किधर की देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। तो ये हो गया। लेकिन मान लो किसी का खाने का मन नहीं हुआ और उसने कहा कि रे हम नहीं खाएंगे, चलो हटाओ, ठीक, और वो सर्कल से घूम गया, ठीक है, उल्टा हो गया, नाराज हो गया और घूम गया। और जैसे वो घूमा तो पता चला क्या कि देखो, तो ऐसा मान लो कि चारों लोगों को पसंद नहीं आया खाना, तो चारों मान लो कि घूम गए। तो घूम गए इसका मतलब वो अब खाना को नहीं देख रहे हैं, खाना से बाहर की ओर देख रहे हैं, मतलब इसको कहेंगे सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कहेंगे आउट ऑफ द सेंटर, इसको बोलेंगे इन सेंटर, मतलब सेंटर की ओर या टुवर्ड सेंटर, और यहाँ पे कहेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्राभिमुख, ठीक है, इसको बोलेंगे केंद्र से बाहर की ओर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो खैर वो सब हम लोग आगे सीखते रहेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो कैसे होता है, ठीक है। जब लेवल बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे बात करते जाएंगे, उसमें तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप बोर भी नहीं होगे। लेकिन अगर अभी मैं सारा इसमें बताने लगूं, ऐसे इधर उधर बहुत सारा लेवल बताने लगूं, तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी, इसलिए अभी टेंशन मत लो। अब आ जाओ दूसरा जो टाइप होगा वो ये हो सकता है कि रो बेस्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, रो बेस्ड, जैसे ऐसे है, ठीक है, रो बेस्ड। और मान लो कि सबको ऐसे देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो ऊपर की ओर देख रहा है तो हो सकता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है इसमें कि कुछ नीचे की ओर देखे। तो ये सब टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसको कहा जाता है रो बेस्ड क्वेश्चन। और जान लो एसएससी में, दरोगा में, या फिर रेलवे के एग्जाम में दोगे, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ लेवल उसका इजी रहता है, ज्यादा टफ नहीं रहता है, बहुत ही सिंपल रहता है, लेकिन हाँ ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, ठीक है। और जब हम लोग बैंक में जाएंगे तो इसका तो खैर लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। फिर उसका मिसलेनियस आ जाओ। मिसलेनियस में क्या होता है, मिसलेनियस में बहुत सारी बातें होती है। मिसलेनियस में जैसे, मिसलेनियस में क्या होगा कि आपको स्क्वायर भी दे सकता है, रेक्टेंगल भी दे सकता है, ये पेंटागोनल भी दे सकता है, ये हेक्सागोनल भी दे सकता है, मतलब कैसे भी क्वेश्चन फिगर बना देगा, उस पर बोलेगा कि बैठा हुआ, ठीक है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी कहे हमें बैठना ही तो है, ऐसा थोड़ी कह रहा है कि मर्डर थोड़ी कर रहा है कि हम नहीं बैठेंगे, चलो बैठना है बैठ जाएंगे हम, ठीक है। हाँ, और हमारे दो हाथ दिए गए ना, भगवान ने दिए हैं, एक दाया एक बाया, बस यही ध्यान रखना है कि जो मेरा हाथ होगा दाया हाथ, उधर दाएं मुड़ेंगे, जो बाया होगा उधर बाएं मुड़ जाएंगे, बस इतना। तो इसके लिए देखो, अब आ जाओ, तो मैंने इसी चीज को बताया है। मिसलेनियस में बहुत सारी चीजें हो सकता है, लेकिन हाँ मेनली ज्यादातर पूछे जाते हैं ये स्क्वायर या रेक्टेंगल दे देता है, ये सब बहुत कम देता है, लेकिन अगर इनकेस कभी दे दिया तो इसे हम लोग इस टाइप का भी होगा तो एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो और भी इसमें जानते हैं कि जैसे मान लो यहां पे, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप ठीक है, रफ कर देता हूं, थोड़ा सा साफ हो जाएगा तो अच्छे से मैं आपको
देखो यहां पे अब हमारे सामने कुछ चीजें हैं, जरा देखो ध्यान से क्या हो रहा है। चलो ठीक है, हटाओ। देखो यहां पे अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहां पे क्या देख रहे हैं कि कहा है कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन मतलब लोगों की संख्या, आदमियों की संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या, कुछ भी दे सकता है। तो हमें यहां दो बातें ध्यान में रखनी है। जब भी नंबर ऑफ पर्सन आएगा ना तो दो तरीके से दिए जा सकते हैं, एक ऑड नंबर में दिया जा सकता है या दूसरा इवन नंबर में दिया जा सकता है। या फिर कह लो कि इवन नंबर का मतलब यह हो सकता है कि सम संख्या में हो सकता है, सम संख्या में, ऑड का मतलब विषम संख्या में हो सकता है, विषम संख्या में। अब देखो जब ऑड संख्या में होगा तो आपको देगा कम से कम 4 लोग देगा, 6 लोग दे सकता है, 8 10 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब भी होगा ना तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होगा। बोलोगे कैसे? तो देखो इसको देखो, मान लो हमने एक सर्कल बनाया, हमने क्या बनाया, एक सर्कल बना दिया। उसके बाद देखो क्या होगा, देखो इस सर्कल में थोड़ा सा जो भी डायग्राम ऐसे है आपको मान लो कि आपने 8 लोग ले लिया, कितना पर्सन ले लिया, सॉरी 8% ले लिया। 8% जब आपने लिया तो इसका मतलब ये 8% क्या है, सम संख्या है, सम संख्या में है पर्सन। तो जब भी होगा तो हमें पता है कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि अगर एक को अगर हम यहां मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक यहां पे आदमी बैठा है तो दूसरा कहां बैठेगा, जस्ट इसके सामने। अब उसका तीसरा आदमी को अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पे इसको रखते हैं तो चौथा कहां बैठेगा, सामने। देखो सब सामने बैठ रहा है, आमने सामने। अब नेक्स्ट 5th वाले को कहां रखेंगे, मान लो हमने इन दोनों के बीच में यहां रखा तो अब 6 को कहां रखेंगे, इसके जस्ट सामने यहां रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक यहां रखेंगे तो जस्ट इसके सामने। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जब भी अगर सम संख्या होगा तो क्या होगा, सब एक दूसरे के आमने सामने पर्सन बैठेंगे, राइट। अब आप सोचना ये मत कि अरे ये क्या इतना इजी क्या बता रहा है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो इसलिए कि अगर आप ये सीख जाते हो ना तो फिर आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जरूर ध्यान दो। ये हो गया। अगर इन केस अगर यहां 8% ना हो करके मान लो यहां पे एक और भी बताता हूं, जैसे मान लो 8% ना हो करके यहां पे एक सर्कल ऐसे बना दिया और यहां पे 5% ले लिया। क्या ले लिया, 5% ले लिया, मतलब 5 लोग ले लिया, 5 लोग। अब इसमें हम देखते हैं 5 क्या है, ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या में है। जब विषम संख्या में है तो कोई भी अपोजिट नहीं होगा, तो नॉट अपोजिट। इसका मतलब क्या होगा, नॉट अपोजिट। क्या होगा, नॉट अपोजिट, मतलब कोई भी आमने सामने नहीं होगा। तो कैसे देखेंगे, तो मान लो एक को हमने यहां रख दिया, एक पर्सन को अगर यहां रखा, अभी ये नहीं देखेंगे सेंटर की ओर देख रहा है, बार बार भी देख सकता है। तो मान लो एक को यहां रखा तो दूसरों को यहां नहीं रखेंगे। अगर दूसरा को यहां रखते हैं तो 2 पर्सन इधर, 3 4, तो अब एक को बताओ कहां पे रखोगे, इक्वल डिस्टेंस तो हो नहीं पाएगा। लेकिन हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है कि सब दोनों के बीच में कोई भी 2 पर्सन हो तो उस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस इक्वल रहे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखो एक को अगर हमने यहां रखा तो एक को अपना कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस लेंगे कि हम कितना दूरी पे रखें कि 5 लोगों को बैठा सकते हैं। सिंपल, आप ये सोचो ना, कभी भी आपको चौकी या कोई भी चीज, बेंच या टेबल कोई भी चीज लगा दिया और आपको बोले कि टेबल सजा दो, तो ये चेयर सजा दो, तो आप क्या करोगे, आप एक सोचोगे ना कि अरे सुंदर दिखने के लिए थोड़ा साइज एकदम सही सही से जगह पे होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस। तो आप सोचो वही है कि डाइनिंग टेबल है, 5 चेयर है, आपको रखना है, कैसे रखोगे। एक को आपने यहां रख दिया तो दूसरे को आप कुछ डिस्टेंस में यहां रख दो, ठीक है, मान लो यहां पे रख दिया, तीसरे को आपने यहां रख दिया, ठीक है, चौथे को आपने यहां रख दिया और 5वें को आपने यहां रख दिया। अब आप एक बात बताओ कि क्या कोई भी आमने सामने आपको दिख रहा है, इसके सामने यहां होना चाहिए, नहीं 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 है, तो कोई भी आमने सामने नहीं दिख रहा है, राइट। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि जो भी नंबर जो विषम संख्या में होगी वो पर्सन वो कभी भी आमने सामने नहीं हो। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो आपने सर्कल का पूरा क्वेश्चन बना लिया और पूछ दिया कि ये मान लो कि यहाँ पे राम है और पूछ दिया बताओ कि राम के जस्ट सामने कौन है, ठीक है। तो अगर विषम संख्या में तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछा तो तुरंत देखते बिना कुछ सोचे
आप बोल दो कि सामने कोई नहीं होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर सम संख्या में दिया गया है, जैसे 8, 6, 4 ऐसे दिया गया है, तो वहां पे हम सर्कल में जाएंगे क्वेश्चन में का आंसर में और देखेंगे कि सामने कौन बैठा है, उसके बाद आंसर देंगे। तो बताओ इस टाइप का, और जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, 2 बातें तो आपने समझ ली। अब चलो थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं जरा सा इस पे, पहले इसी में आते हैं और इसमें देखते हैं, इसमें 1-2 चीज और देखते हैं। एक बात इसने और कहा है, इसको तो हमने समझ लिया, हो गया। दूसरा कह रहे हैं इन सेंटर और आउट सेंटर, इन सेंटर और आउट सेंटर। इन सेंटर और आउट सेंटर की बात अगर हम करें तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इन सेंटर आउट सेंटर, तो सेंटर की अगर ओर देख रहा है कोई, तो मान लो इसके साइड ऐसे मुंह कर दो, इस टाइप से, इस टाइप से, तो इसका मतलब हुआ कि ये सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर। इन सेंटर क्या है? इन सेंटर, केंद्र की ओर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्र की ओर, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन केस अगर ऐसा फिगर में ही, अगर मान लो इस टाइप का फिगर है और यहां पे हमने बना लिया ऐसे और सबको बाहर की ओर दिखा दिया, ऐसे बाहर की ओर दिखा दिया, तो बाहर की ओर दिखाया, इसका मतलब आउट सेंटर है। ये क्या है? आउट सेंटर है, मतलब केंद्र के बाहर की ओर है, केंद्र के बाहर की ओर, बाहर की ओर ये दिया हुआ है। तो आपको 2 बातें, इन सेंटर क्वेश्चन में बोलेगा या आउट सेंटर क्वेश्चन में बोलेगा, और बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है, क्योंकि अगर आप इन सेंटर आउट सेंटर को नहीं दिया और सोचेगा चलो इन सेंटर ही बना देते तो हो गया, आपका सारा मेहनत पानी में चले जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का तो आपको खासा ख्याल रखना होगा, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं। अब इससे पहले तो और भी कुछ था क्या, देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और, इसको हमने से देख लिया कि क्या है नहीं है। अब एक लेफ्ट और राइट की बात होती है, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट और राइट की बात भी यहां देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि लेफ्ट राइट बस कुछ नहीं, आपको याद तो बिल्कुल नहीं करना है, बस अपने आप को देखना है कि आपका हैंड कौन सा है, राइट या लेफ्ट, बस राइट और लेफ्ट पे ध्यान दो। चलो मान लो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां पे बैठ जाता, मेरा नाम अगर राजीव है, आर से मैं बैठ गया यहां पे, बैठ गया और देख रहा हूं यहां पे, तो बताओ मेरा मुंह अगर इसको देख रहा है तो मेरा हाथ, दायां हाथ किधर होगा? अगर मैं यहां बैठा हूं और यहां देख रहा हूं तो ये मेरा दायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर क्या है? दायां है, और इधर क्या है? बायां है। हो गया, दायां बायां। दायां के लिए दायां और एक क्या होगा? बायां। दायां के लिए राइट लेंगे, बायां के लिए लेफ्ट लेंगे, हो गया इसी में कंप्लीट, समझे। तो ये हो गया। लेकिन इन केस अगर मान लो बाहर की ओर अगर देख रहा होता और मान लो कि मैं ये हूं, ठीक है, और आप यहां पे नजर नहीं डालना हो, देखो सर्कल ऐसा बनाया, तो आप ये मत सोचना सर्कल, ठीक है, बहुत शानदार सर्कल बनाया, आप इसको देखो सिर्फ। मान लो कि बाहर की ओर है, ठीक है, बाहर की ओर है। अगर बाहर की ओर है तो मान लो कि मैं ऐसे बाहर की ओर देख रहा हूं, यहां सेंटर पे यहां पे नहीं देख करके वो बाहर की ओर देख रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा दायां हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ इधर हो जाएगा, लेफ्ट। आप देखो आधार में कंफ्यूज मत करना, इसलिए राज कर देता हूं, यहां भी राज कर देता हूं, ठीक है, समझे, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब है कि हमें याद नहीं करना है कि दायां किधर है, बायां किधर है, बस ये सोचेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने आप को वहां पे अज्यूम करेंगे और फिर देखेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड किधर है, बस हो गया, ठीक है। आपको याद तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कितना याद करोगे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन की बात तो है नहीं कि याद कर लिए हो गया काम। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद यहां पे आते हैं उधर। अब इसमें कह रहा है क्या, ध्यान से देखो, ये चीज है कि 8% एच इज सेकंड राइट ऑफ। तो यहां पे एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, वो ये कि एक वर्ड होता है टू या ऑफ, हिंदी होता है का, के या की, ठीक है। दूसरा होगा आपका फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, ठीक है। यहां पे तीसरा होगा जस्ट मतलब तुरंत, तुरंत। और एक वर्ड है इमीडिएट, इसी को कर दो इमीडिएट, इमीडिएट मतलब ठीक बगल में, ठीक बगल। इस सब को कैसे हम समझेंगे, ये चीज समझते। तो कितने वर्ड हो गए? 4। ये चारों को हम लोग सीखेंगे, फिर और आगे हम लोग भी देखेंगे, लेकिन अभी पहले 4 देखते हैं, ठीक है। चारों को 1 बाय 1 करके देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, यहां से हम लोग पहले समझते हैं। 8% है, कोई बात नहीं, और फिर बोला है इन अ सर्कल। चलो यहां पे हमने सर्कल बना दिया,
यहां सर्कल बना दिया। 8% है, मैंने आपको बताया ना 8% को कैसे रखना है। और उसने कहा है, मान लो कि अगर नहीं कहा है कि सेंटर की ओर नहीं देख रहा है, अभी इस क्वेश्चन में अज्यूम कर लो इन मतलब सब किधर की ओर देख रहे हैं, फेसिंग कर लो सेंटर, फेसिंग इन सेंटर, यहां पे कर लो फेसिंग इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। बस इतना अभी अज्यूम करो। अब क्या होगा कि 8% है तो हम जल्दी से 8 लोग को ऐसे ऐसे करके बैठा देंगे और सब सेंटर की ओर देख रहा है, ये तो हमें बात पता ही है, कोई बात नहीं, इतना तो हमें पता हो गया सेंटर की ओर देख रहा है। अब जब सेंटर की ओर देख रहा है तो आप जरा एक बात बताओ, ध्यान से समझना कि इसने बोला है कि H इज सेकंड राइट ऑफ या टू, यहां वर्ड आ गया है ना। और एक यहां पे और भी हम लोग सीखेंगे, एक और भी वर्ड कर दो, हु या हुम, हु, और एक नया वर्ड कर दो कॉमा। हु या हुम का मतलब होता है जो या जो की, जो या जो की, ठीक है, जो या जो की, यहां देख लेना, ठीक है, यहां से जो या जो किया, एक कॉमा होगा, कॉमा को भी सीखेंगे। तो अब देखो यहां पे क्या है, ऑफ या टू। अभी यहां से मत देखो, यहां से, अभी यहां से इधर का मत देखो, अभी यहां देखना ही नहीं है, अभी आगे का मत देखो, सिर्फ यहां तक समझो कि एम तक आपको पढ़ना है। तो आप क्या पढ़ रहे हो कि 8% H इज सेकंड राइट ऑफ या टू M। यहां पे हिंदी में भी इतना ही पढ़ेंगे, H M के दाएं दूसरे स्थान पर है, इधर आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो पूरा डायग्राम खाली है ना, तो पूरा डायग्राम खाली है, तो अब अभी आप जहां मर्जी है वहां जाके बैठो, ठीक है, समझ गए। दिक्कत तब होती जब इसमें एक या दो पर एक भी पर्सन इसमें बैठा होता, तब नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी पूरा खाली है तो कोई भी कहीं भी जाके बैठ जाओ आप, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि H जो है M के दाईं ओर, तो क्या है, K लगा, K आ गया ना। K का मतलब होता है, यहां पे बता देता हूं, जब भी टू या ऑफ आएगा तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। क्या मतलब होता है, एक्सक्लूडिंग, हिंदी होगा छोड़कर। क्या मतलब होता है, छोड़कर। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी टू या ऑफ आएगा तो हम उस आदमी से जहां से काउंट करने के लिए बोला जा रहा है उसको छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद आगे हम काउंट करेंगे। तो देखो यहां पे किससे बोल रहा है, M से बोल रहा है, बोला है कि H जो है सेकंड राइट ऑफ M, टू या M बोल रहा है। तो सबसे पहले किसके बारे में बोला है, H M के दाईं ओर। तो M को तो हम कहीं भी रख सकते हैं ना, मान लो हमने M को रख दिया यहां पे M को बैठा दिया। जैसे हमने यहां M को रखा तो अब का कह रहा है कि दाईं ओर, यहां पीछे मुड़ते जाओ, ऐसे इंग्लिश में पीछे की ओर और हिंदी में आगे की ओर होता है, तो इंग्लिश में पीछे की ओर, तो दायां वर्ड आया, ऑफ या टू आया, तो टू का मतलब या ऑफ का मतलब कि इसको अब हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब दायां आओ, तो ये M है, M बेचारा ऐसे बैठा हुआ है, सेंटर की ओर देख रहा है, तो इसका दायां हाथ इधर होगा ना, इसका मतलब इधर जाना है, दायां, इधर जाना है, दायां। अब दाएं ओर जाना है, और कितना, सेकंड, और यहां भी दे रहा है दूसरा मतलब दो। लेकिन अब ध्यान देना है कि टू या ऑफ है, इसका मतलब M को काउंट नहीं करना है, M को काउंट मतलब M को गिनती में शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे, इसको 1 और इसको 2, इसका मतलब इस जगह पे आके बैठ जाएगा कौन, H, समझे। अब बताओ, ये आप कहोगे कि इतना बेसिक चीज क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहा हूं कि कभी आप इस चीज में, अगर आप इस चीज को नहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे और डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आओगे तो फिर देखो अब दिक्कत कहां आएगी। अब दिक्कत यहां पे आ गई। अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं, अब आगे थोड़ा एक चीज को और पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे। जैसे यहां पे दूसरा बोल रहा है कि से, यहां पे वर्ड कौन आ गया, से, और इंग्लिश में है फ्रॉम। तो से या फ्रॉम का मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम या हिंदी में से, इसका का के की, ठीक है। से का मतलब होता है इंक्लूडिंग। क्या मतलब होता है, इंक्लूडिंग का हिंदी होगा लेकर। क्या मतलब होगा, लेकर। अब देखो इसमें हम लोग करेंगे, क्यों यहां पे दिक्कत हो जाती है। मान लो हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ऐसा सर्कल बनाया, सर्कल में मान लो कुछ लोग को बैठा दिया, 8 लोग को ही बैठा देता हूं, आप सबको अंदर की ओर ही अभी रखता हूं, सबको, ठीक है, यहां पे सेंटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, H पंक्ति में, यहां पे क्वेश्चन जरा देख लो, यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लो अच्छे से कि H M के दाएं से दूसरे स्थान पर है।
इसका मतलब m को तो सबसे पहले हम रख लेंगे, m को मान लो यहां रख दिया हमने। अब कह रहा है कि m से, यहां पे बात किसकी कर रहा है, m से, इसका मतलब हमें इसे लेना पड़ेगा, इसको काउंट करना पड़ेगा। और दाईं ओर बोला है तो दायां तो इधर ही है, कोई बात नहीं है, दायां तो इधर ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दाएं ओर जाना है, राइट जाना है हमें। तो m से कह रहा है, इसका मतलब m के प्लेस को भी हमें काउंट करना होगा। और कितना जाना है, 2 स्थान जाना है। तो एक स्थान तो यही हो गया, एक स्थान ये हुआ, एक स्थान ये हुआ और दूसरा स्थान ये हो गया। तो इसका मतलब h यहां आ गया। तो अब देखो कि आप पहले वाले फिगर में और दूसरे वाले फिगर में देखो, दूसरे वाले फिगर में जब से आया तो उस केस में देखो m के ठीक बगल में आ गया h, लेकिन जब को आया तो जरा देखो क्या हुआ है। जब को आया है तो जरा देखो, यहां पे को आया था तो देखो क्या हुआ था, एक स्थान छोड़ के आया है। इसका मतलब यह हुआ कि सो के मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि से के केस में एक स्थान पीछे हो जाता है, राइट। से के केस में क्या होता है, फ्रॉम के केस में क्या होता है, एक स्थान, 1 प्लेस पीछे हो जाता है, समझे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ या टू, ठीक है। तो यहां हमें बस ये चीज को डिफरेंशिएट करना था। तो अब कभी भी ध्यान देना कि जब भी ऑफ या टू या फ्रॉम आए तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो अब इसके आगे एक चीज और, कि जैसे यहां पे लगा हुआ है हूं, क्या लगा हुआ है, हूं लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं हूं का मतलब क्या है। तो मैंने अभी तक तो बोला था कि यहां तक अभी आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अब देखो, अब यहां पे, अब देखो यहां पे क्या करेंगे, काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं। हाँ, तो देखो यहां पे अब आपको यहां से आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो क्या है, देखो जब भी हु आएगा, हु, और हु का हिंदी क्या है यहां पे, जो, हु का हिंदी क्या है, जो अगर मान लो हु के जगह पे हुम भी रहता तो उसका मतलब जो की, कोई दिक्कत नहीं। जब भी हु आएगा तो हु का मतलब होगा, जब भी हु आएगा या हुम आएगा, ठीक है, हुम, तो ये कहता है नियरेस्ट लेफ्ट, नियरेस्ट लेफ्ट, मतलब सबसे पास में, जो बाईं ओर सबसे पास में होगा। तो ये बताओ, अगर हम हु को देखें और हु के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर दायां हुआ और इधर बायां हुआ, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ। तो बाईं ओर अगर हम चले तो हु के सबसे पास में कौन आ रहा है, सबसे पास में एम आ रहा है। कौन आ रहा है सबसे पास में, एम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे का स्टेटमेंट जो होगा वो एम का होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, हु को कैंसिल कर दो और उसके बाद एम से इधर पढ़ना है। तो एम इज एन आई एस, ठीक है, एम इज एन आई एस। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोफेशन दिया गया है आई एस, वो कौन है, एम है। कौन है, एम है। तो एम के बगल में जाके लिख देंगे आई ए एस। क्या लिखेंगे, आई ए एस। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि हु या हुम जब भी आएगा तो आपको ज्यादा उसके दिमाग पे जोर नहीं डालना है, डायरेक्ट आपको यह समझना है कि हु या हुम जब भी आएगा उसके बगल में जो बाईं साइड होगा उसी के बारे में आगे का स्टेटमेंट बोला जा रहा होगा, राइट। समझ गए इसको। सेम चीज हिंदी, तो हिंदी में भी जो जब आया तो ये जब इधर बाईं ओर चलना शुरू किया तो इसमें एम और एच के केस में सबसे पहले कौन आया, एम ही तो आया। इसलिए आगे का स्टेटमेंट किसका होगा, यहां एक वृत्त में वो आई एस है, वही बात हुआ। तो जो आई एस जो है वो कौन है, एम ही है। समझ गए इसको। तो ये चीजें आपका, मैं सोच रहा हूं कि हो गया होगा क्लियर, ठीक है। आशा यही करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलो हु या हुम का हो गया। अब एक बात होती है कि अगर आपको इसी चीज में, अगर आपको यहां पे कॉमा दे दे, क्या दे दे, कॉमा दे दे। चलो मैं आपको इसको यहां पे समझा देता हूं दूसरे वाले में। मान लो यहां फ्रॉम है, फ्रॉम के केस में भी आई एस वही होगा, एमओ होगा। लेकिन मान लो कि यहां पे कॉमा दे देता हूं, यहां समझाने के लिए मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। देखो यहां पे अगर सपोज करो कि मैंने यहां पे कॉमा दे दिया, हु एम के बाद यहां पे कॉमा दे दिया, यहां भी देखो एम के बाद यहां पे क्या है, कॉमा है, ठीक। यहां पे जो के बाद कॉमा दे दो, ठीक है। दूसरा कलर से कर देता हूं।
यहां पे मान लो कि हमने कॉमा कर दिया और यहां पे भी हमने क्या किया, कॉमा कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो अब बोलो आई एस कौन हो जाएगा, अब आई एस क्या एच हो जाएगा, जरा सोच के बताओ, ठीक है। अगर कॉमा आता है और उसके बाद हु या हुम आए तो भी एक बात आप ध्यान से सुन लो कि तो भी हु किसके लिए आएगा, एम के लिए ही आएगा। कॉमा देने से आप ये मत सोचना कि कॉमा दे दिया तो एच के लिए होगा, नहीं, आगे का स्टेटमेंट अभी भी किसके लिए होगा, एम के लिए ही होगा। यहां भी कॉमा है तो भी आगे का स्टेटमेंट किसके लिए होगा, एम के लिए होगा, ठीक है। इस बात को एकदम अच्छे से, इस चीज को आप 1 से 2 बार जरूर देखना, जिससे सारा अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आगे कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक। तो चलो अब हम लोग जरा देखते हैं इसको, चीजों को, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप ये सब वर्ड समझ गए होंगे। अब इसमें से आपने ये देख लिया, क्या क्या देख लिया, हु का समझ लिया, हुम समझ लिया कि बगल में होता है बाईं साइड, टू या ऑफ का मतलब समझ लिया, ये हु या हुम का तो आप समझ ही गए हो, ये कॉमा का भी समझ गए, फ्रॉम का भी समझा दिया मैंने। अब एक बचा हुआ है जस्ट का और इमीडिएट का। किसका बचा हुआ है, जस्ट और इमीडिएट। चलो उसको नेक्स्ट पेज में थोड़ा अच्छे से समझाता हूं क्योंकि बहुत अजगज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। यहां देखो, देखो एक वर्ड है जस्ट और इमीडिएट। इमीडिएट इसका मतलब होता है तुरंत या ठीक, यही दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसा आए तो आप ये समझो कि जैसे मान लो 3-4 प्लेस है, ठीक है, और यहां पे मान लो कि आर बैठा हुआ है, क्या कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, यहां पे लिख दिया और भी बना दिया, आर बैठा हुआ है। अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि यहां पे आर बैठा हुआ है, दे दिया क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है कि एम इज, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मान लो कि यहां पे दे दिया कि एम इज जस्ट राइट ऑफ आर, राइट ऑफ आर इन अ रो, ऐसे दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि m जो है, m कॉमा r के ठीक दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम से कहा कि दाईं ओर बैठा हुआ है तो दाईं ओर तो ये भी है ना, अगर हम इसको मान लेते हैं कि नॉर्थ में देख रहा होगा, तो ये दायां हो गया और ये क्या हो गया, बायां हो गया, बायां। इसको राम कर देता हूं, ठीक है, यहां भी राम कर देता हूं, यहां भी राम कर देता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दायां तो ये भी प्लेस है और ये भी प्लेस है। अब बोलो क्या करोगे, लेकिन इसने वर्ड का यूज किया है जस्ट, क्या ये वर्ड यूज किया है जस्ट। अब मान लो जस्ट ना दे करके वो ज्यादातर ये इमीडिएट वर्ड का यूज करता है, अगर इमीडिएट वर्ड उसने यूज कर दिया होता तो भी इसका मतलब ये है कि अगर 2 प्लेस राइट में है ना तो हमें 2 प्लेस में नहीं जाना है, हमें इमीडिएट जाना है, मतलब राम के ठीक दाईं और कौन है, ये प्लेस है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जो होगा वो एम यहां पे आएगा, कंफ्यूजन खत्म। लेकिन अगर इसको नहीं जानते तो ये भी दिमाग में कभी कभी आ सकता है कि अच्छा दाया तो ये भी है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो अब फिर एक कंफ्यूजन और एक क्रिएट करता हूं, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट आपको, जैसे यहां पे अगर आओगे तो एक आएगा नेबर्स और एक आएगा एग्जैक्टली इन बिटवीन, एक इसको समझना है, तब जाके आपको वो जो अभी जस्ट और इमीडिएट बताया उसका थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा और भी, ठीक है। तो इसको आप देख लो, इसका क्या हो जाएगा कि जैसे आपको दिया गया है कि नेबर्स, नेबर मतलब समझते हो पड़ोसी, और एग्जैक्टली बिटवीन ठीक बीच में, मान लो यहां पे हमने 4-5 बना दिया सर्कल, ठीक है। और उसके बाद यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलता हूं, कह रहा है कि एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी नेबर है ना। तो नेबर का मतलब होता है क्या कि जैसे मान लो नेबर का मतलब होता है मेरे दाएं साइड वाला, बगल वाला कौन है और बाएं साइड वाला कौन है, जस्ट बगल वाला, ठीक है। तो मान लो कि यहां पे हमने राम को रख दिया, अगर राम को यहां रख देता हूं तो नेबर का मतलब हुआ कि नेबर का ये प्लेस है और नेबर का ये प्लेस है, ठीक है। लेकिन जब भी नेबर कहा जाता है या एग्जैक्टली भी कहा जाता है तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा
कि राइट बोल रहा है, राइट या लेफ्ट, ये हमें क्लियर नहीं हो पाता है, नॉट क्लियर। अब राइट बोला कि लेफ्ट बोला हमें समझ में ही नहीं आता है कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। ठीक, अब देखो यहां पे, अगर यहां पे बोला क्या कि जैसे H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड B, ठीक है, तो यहां पे अब हमें एक चीज देखना है कि जैसे मान लो कि यहां हमने कर दिया जैसे A और B कर दिया और इसके नेबर है तो हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। नेबर है तो क्या करेंगे, बीच में। बीच में रखने से क्या होगा, इसका भी ये पड़ोसी बन जाएगा और इसका भी पड़ोसी बन गया, तभी जाके अगर मान लो कि अगर यहां पे रख दिया, अगर इस प्लेस पे मान लो H को अगर हमने यहां रख दिया तो वो A का तो पड़ोसी होगा लेकिन वो B का पड़ोसी नहीं होगा। इसका मतलब H को हम यहां नहीं रख सकते। H को अगर हम यहां रखते हैं तो इस केस में भी दिक्कत है कि B का पड़ोसी तो हो गया लेकिन वो A का नहीं हुआ, तो यहां भी नहीं हो गया। ठीक, लेकिन इन बिटवीन अगर दिया हुआ है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि बीच में। लेकिन हाँ, सिर्फ अगर आपको नेबर दिया हुआ है तब जाकर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, H को कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, रख दिया। लेकिन अब इससे एक दिक्कत हो गई और दिक्कत क्या है, हमने H का तो डिसाइड कर लिया कि H कहां होगा, लेकिन ये बताओ कि A और B का हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। ये भी तो हो सकता है कि A इस साइड हो और B इस साइड हो, पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो इसने नहीं बोला है ना कि A किधर है B किधर है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो A और B का हम पॉसिबिलिटी लेंगे। क्या लेंगे, पॉसिबिलिटी लेंगे। पहले तो हम उसको दोनों को बीच में रखेंगे लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर लेंगे A और B का। इस दोनों ही केस में इसका मतलब अगर पॉसिबिलिटी देखें तो पॉसिबिलिटी ये हुआ कि A और B के बीच में भी H आ सकता है, या दूसरा ये हो सकता है कि B और A के बीच में भी H आ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी हुआ, हमने दोनों को एक ही साथ लिख दिया, समझे। तो ये सारे हो गए, अब ये क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलो, एक होता है एंड का, होता है क्या होता है, एंड का। तो उसको मैं क्वेश्चन पे ही, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहां पे समझा दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बस बता देता हूं, ये एंड की बात मत करना है, यहां से नहीं। जब कोई स्टेटमेंट खत्म होता है और उसके बाद फिर एंड शुरू होता है, उसके बाद फिर से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, तो उसमें होगा क्या कि जब भी एंड होगा ना, तो एंड के बाद वाला जो भी पर्सन होगा या जो भी स्टेटमेंट होगी वो डायरेक्ट रिलेटेड होगा किससे, सब्जेक्ट से। किससे रिलेट करेंगे उसको, सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूं। नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा लोड 1 का। लोड 1 जैसे मैं कराऊंगा उसके बाद लोड 2, लोड 3, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये आपके 4 से 5 वीडियो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बताया है, जितने भी बताए उसको आप एक बार जरूर अच्छे से देखो ताकि आपको सेटिंग अरेंजमेंट समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।